अनिल नागर हमारे सेट पे, हमें तो बहुत अच्छा लग रहा है। आपको कैसा लग रहा है? मुझे भी बहुत अच्छा लग रहा है। को मैं अगर पूछता कि 20 साल बाद आपकी जिंदगी ऐसे होने वाली है तो आपका क्या रिएक्शन होता? नहीं पता था। इनफैक्ट मैं बहुत कंफ्यूज था। लीडरशिप बहुत इंपॉर्टेंट है मेरे इस जर्नी में। पिछले 15 साल में जब से नेट एजुकेशन शुरू किया है, ये काफी इवॉल्व हुआ है। राम और कृष्णा स्टाइल ऑफ लीडरशिप के बारे में पढ़ा। उस थ्योरी में लिखा हुआ था कि जब स्टार्टअप शुरू होता है तब हमें राम की तरह लीडर बनना पड़ता है, जहाँ पे हम खुद युद्ध में जाके खुद सबसे पहले चल रहे हैं, सारे चैलेंजेस खुद फेस कर रहे हैं, सारे ऑब्स्टिकल्स को खुद ओवरकम कर रहे हैं। बच्चों से डील करता हूँ जो मेरे जैसे बैकग्राउंड से आते हैं, मैं रोज उन्हीं को देखता हूँ, उन्हीं से बातें करता हूँ। तो मुझे लगता है आई एम वन ऑफ देम। मुझे उनके लिए ही काम करना है। मतलब उन्हीं को देख के मुझे एनर्जी मिलती है, उन्हीं की सक्सेस से एक्साइटमेंट मिलता है। और वो मुझे मिशन लगता है कि मेरी लाइफ का मिशन ये है कि उन सब लोगों को मैं अपने जैसा कैसे बना दूं। दैट विल बी माय सक्सेस। सीनियर लीडर को जब वही जेनजी आइडिया दे रहा होता है, सीनियर लीडर कहता है यार अपना काम करो, फालतू आइडिया मत दो। क्योंकि वो हमेशा उस पर्सपेक्टिव से नहीं सोच रहा है कि आप ये पिवट करने में हेल्प करेगा क्या, एंड फॉरगेट द पर्सन, लुक एट द आइडिया। उनको कैसे ट्रेन करें? हाय अनिल, वेलकम टू द सेट्स ऑफ बढ़ता इंडिया देखो। अनिल नागर हमारे सेट पे, हमें तो बहुत अच्छा लग रहा है। आपको कैसा लग रहा है? मुझे भी बहुत अच्छा लग रहा है एंड थैंक यू सो मच फॉर इनवाइटिंग मी। आर प्लेजर। आपका पहला रिएक्शन क्या था जब पहली बार आपको इनवाइट गया बढ़ता इंडिया देखो से? तो फर्स्ट थॉट क्या आया था आपके दिमाग में? अब जनरली मैं एक्सटर्नल पॉडकास्ट नहीं करता हूँ, तो इंटरनली हम करते हैं और जनरली मैं बच्चों के साथ इंटरेक्ट करता हूँ। तो फर्स्ट थॉट यही था कि वेदर आई शुड डू इट और नॉट। फिर हमारा क्राइटेरिया यही था कि यार अगर कर सकते हैं कुछ, अगर बच्चों के लिए कुछ हेल्प हो, जो हमारी ऑडियंस है, जो छोटी जगह से लोग आते हैं, टियर 2 टियर 3 जिनको हम कैटर करते हैं। तो यही दिमाग में आ रहा था कि क्या हम इस पॉडकास्ट पे अगर जाते हैं तो क्या ये उनके लिए हेल्पफुल हो सकता है? तो लगा कि हाँ, हेल्पफुल हो सकता है। आप अभी जो आपकी लाइफ है अनिल, और इंडस्ट्री में काफ़ी वेल नोन हो आप, और अड्डा एजुकेशन ने भी इतना अच्छा करा है, इतना स्ट्रांग फॉलोअरशिप है स्पेशली ऑन यूट्यूब। आज से 20 साल पहले मैं अगर आपको ले जाऊं, जब आपका एजुकेशन शायद ख़त्म हो रहा था और आप आईआईटी से ग्रेजुएट हो रहे थे, तब आपको मैं अगर पूछता कि 20 साल बाद आपकी ज़िंदगी ऐसे होने वाली है तो आपका क्या रिएक्शन होता? नहीं पता था। इनफैक्ट मैं बहुत कन्फ्यूज़ था जब आईआईटी से निकला था। तो एक तरफ मन में थॉट था कि लाइफ में कुछ अच्छा करना है, अपने लिए कुछ बहुत अच्छा करना है, क्योंकि बैकग्राउंड वैसा था, एस्पिरेशंस थी, पैसा कमाना था, पेरेंट्स के लिए बहुत कुछ करना था। और दूसरी तरफ ये असमंजस थी कि जो बच्चे मेरे गाँव में थे, मेरे फ्रेंड्स थे, मेरे रिलेटिव्स थे, वो तो वहीं पे स्ट्रगल कर रहे थे। मेरा आईआईटी भी हो गया, मैं कॉर्पोरेट में काम भी करने लगा, लेकिन वो लोग स्ट्रगल कर रहे थे। तो दिल में एक ख्याल आता रहता था कि इनके लिए क्या करूं, मैं क्या कर सकता हूं। और इन जनरल भी, क्योंकि गांव में सिचुएशन, फाइनेंशियल सिचुएशन इतनी अच्छी नहीं होती है, काफ़ी चैलेंजेस होते हैं। तो हमेशा एक ये फीलिंग होती थी कि यार मैं उस बैकग्राउंड से निकला हूं और मैं तो चलो निकल गया, बट बाकी लोगों का क्या, एंड एज ए इंडिविजुअल मैं क्या कर सकता हूँ। तो मैं काफ़ी कंफ्यूज था उस टाइम। तो मुझे नहीं पता था कि आगे जाके क्या होने वाला है। उस उम्र में अनिल ऐसे कौन सोचता है? तब तो यही होता है ना, मेरी नौकरी लग जाए, मेरी लाइफ सेटल हो जाए, और उसके बाद शायद एक एज में पहुंचने के बाद यू वांट टू गिव बैक टू द सोसाइटी। आप कह रहे हो कि आपको शुरुआत से ये थॉट था दैट आई वांट टू गिव बैक टू माय पीपल, माय टाउन, सिटी। तो आईआईटी में जाने के बाद ये समझ में आ गया था कि अब मेरी लाइफ सेट है। क्योंकि हम्म। जैसे आप आईआईटी में पहुँचते हो तो आप लोगों से मिलते हो, पता लगता है कि यहाँ पे कैंपस प्लेसमेंट होता है, हम्म। इतनी इतनी सैलरी होती है। ये सब चीज़ें जब आपको पता लगती हैं, और ये भी पता लगता है कि सभी का ऑलमोस्ट लग ही जाएगी जॉब, हम्म। सभी की अच्छी सैलरी हो ही जाएगी। तो वो एश्योरेंस तो वहाँ पे जाते ही आ गया था। हम्म। समझ में आ गई थी चीज़ें कि अब मेरा नेटवर्क भी अच्छा होगा, अच्छे-अच्छे फ्रेंड्स हैं, तो एनीवेज़ लाइफ इज़ गोइंग टू बी गुड, कि आप इतने अच्छे लोगों के साथ आगे बढ़ रहे हो। तो ऑलमोस्ट 6 महीने 1 साल बाद ही जब कॉलेज में ही था, तभी से ख्याल आना शुरू हो गया था कि यार मेरा तो हो गया, हम्म। मेरी तो लाइफ चेंज हो गई, हम्म। बाकी लोगों का क्या? हम्म। बहुत बढ़िया। एक चीज़ बताइए, आईआईटी आईआईटी का बहुत हाइप है और फाइनली होता है 8-10 हज़ार बच्चों का ये हर साल, और ऑलमोस्ट 12-13 लाख बच्चे ये एग्ज़ाम देते हैं। प्लेसमेंट के अलावा आईआईटी से पढ़ने का क्या फ़ायदा मिलता है बाकी के ज़िंदगी में एक पर्टिकुलर कैंडिडेट को? सबसे पहले तो कॉन्फिडेंस आता है। हुँ। जैसे ही आप वहाँ पहुँचते हो, आप रियलाइज़ करते हो कि यू आर वन ऑफ द बेस्ट इन द कंट्री, तो आपको एक ऑटोमेटिकली सेल्फ कॉन्फिडेंस आ जाता है। और कॉन्फिडेंस आपकी लाइफ में बहुत बड़ा रोल प्ले करता है। हुँ।
किसी भी चीज़ को अगर आप टैकल कर रहे हो या किसी भी प्रॉब्लम को सॉल्व कर रहे हो, आपका कॉन्फिडेंस आपके सक्सेस रेट को ऐसे बढ़ा देता है सही बात कि अगर आप कॉन्फिडेंट हो कि नहीं मैं कर ही दूँगा, ठीक है? तो चांसेस ज़्यादा है कि आप उसको सॉल्व कर लोगे या उसको अचीव कर लोगे। तो सबसे पहली चीज़ तो ये होती है कि आपको कॉन्फिडेंस आ जाता है कि नहीं, अब मैं बहुत कुछ कर सकता हूँ, इफ नॉट एवरीथिंग। सडन कॉन्फिडेंस होता है। फॉर एग्ज़ाम्पल मेरे जैसे बच्चे में जो एकदम गाँव से गया था, वो तो सी चेंज था उसके लिए कि गाँव में तो कुछ भी नहीं है एंड आप सोचते ही रहते हो कि जीवन का क्या होगा, आगे जाके जॉब लगेगी, नहीं लगेगी, बिल्कुल एक्सपोज़र पेरेंट्स नहीं का है। क्या होगा, मेरे भाई-बहनों का क्या होगा, आप सोचते ही रहते हो। कोई आंसर्स नहीं होते। जैसे ही वहाँ पहुँचते हो, आपको बहुत सारे आंसर तो मिल जाते हैं कि यार फाइनेंशियली तो टेंशन नहीं है। हुँ, तो पहला कॉन्फिडेंस है। दूसरा सबसे बड़ा होता है कि आपका जो नेटवर्क होता है, आपके साथ जो लोग होते हैं वहाँ पे, वो भी आपके जैसे होते हैं, स्मार्ट इंटेलिजेंट लोग होते हैं। और वो फिर जब आप लोग आपस में बातें करते हो, तो आपका थॉट प्रोसेस बहुत कंपाउंड करता है, ग्रो करता है। पहले आप इतने दायरे में सोचते हो क्योंकि लेट्स से 4 लोगों के सर्कल में यू आर द स्मार्टेस्ट, बाकी लोग इतने नहीं है। बट जब वहाँ पहुँचते हो तो हो सकता है कि बाकी 4 स्मार्टेस्ट है, आप उनमें सबसे नीचे हो। तो यू ऑल्सो कीप ग्रोइंग। फैंटास्टिक, फैंटास्टिक। आपका अभी करंटली इस पूरे जर्नी के बाद जहाँ लाइफ़ पहुँचा है, आप इतने पावरफुल लीडरशिप पोज़ीशन में हो और आपकी कंपनी इतनी बड़ी हो गई है, इतने लोग हो गए हैं कंपनी में। अक्रॉस इंडिया इतना एक्सपेंशन है, इतने सारे बिज़नेस लाइन्स हैं। तो एज़ अ लीडर, पहले तो मैं ये पूछना चाहता हूँ कि आपका लीडरशिप एज़ अ टर्म पे थॉट क्या है और ये कैसे इवॉल्व हुआ है पिछले कुछ सालों में? एंड अगर आपका एक खुद का फुलक्रम पॉइंट है कि मेरा वे ऑफ लीडरशिप ये है, तो वो क्या है? लीडरशिप बहुत इम्पोर्टेंट है और बहुत इवॉल्विंग भी है। मेरे इस जर्नी में पिछले 15 साल में जब से हमने अड्डा एजुकेशन शुरू किया है, ये काफ़ी इवॉल्व हुआ है। पहले तो सिंपल यही लगता था मुझे कि एक लीडर जो होता है वो लोगों को इंस्ट्रक्शन देता है, लोगों को बताता है कि यार ये करो, तुम ये करो, तुम ये करो, दैट इज़ अ डेफिनेशन ऑफ लीडरशिप। फिर थोड़े टाइम के बाद थोड़ा और इवॉल्व हुआ मैं, और मुझे लगा कि लीडरशिप वो होती है जिसमें लीडर आगे चल रहा होता है और बाकी लोग उसके पीछे चल रहे होते हैं। हुँ, बेसिकली लीड कर रहा है पर्सन, और इस टर्म से ऐसा समझ में आता है कि एक पर्सन लीड कर रहा है, बाकी लोग उसको पीछे चल रहे हैं। बट ऐसा भी नहीं है। अब मुझे ऐसा लगता है कि लीडर इज़ समवन जो साथ में चल रहा है और लोगों को साथ लेकर चल रहा है। लीडर इज़ अ फ़ोर्स जो हिडन है, कहीं आपको शायद दिखेगी भी नहीं। लेकिन जो लोगों को एनकरेजमेंट दे रही है, जो लोगों को सपोर्ट दे रही है कि आप आगे बढ़ो, मैं साथ हूँ, गिर जाओगे कोई बात नहीं, आई विल टेक केयर ऑफ यू। तो काफ़ी इवॉल्व हो गया है, काफ़ी चेंज हो गया है, और अब मुझे बहुत क्लियर है कि अच्छा लीडर वही है जो और लीडर्स बना रहा है, जो चल रहे हैं एंड यू आर ऑन द साइडलाइन, आप उनको चीयर कर रहे हो, आप एनकरेज कर रहे हो, एंड जहाँ भी रिक्वायरमेंट होती है वहाँ पे उनको गाइड कर रहे हो। स्पेसिफिकली जहाँ रिक्वायर्ड है। मतलब हुँ, मिनिमल इंस्ट्रक्शन, मिनिमल डायरेक्शन एंड मैक्सिमम मोटिवेशन। हाँ, लीडर विजन सेट ज़रूर करेगा। विजन लीडर ही सेट करेगा कि यार हमें इस डायरेक्शन में जाना है, यहाँ पे जाना है। बट उसके अलावा उसका जो नेक्स्ट है, वो यही है कि हाउ लीडर इज़ विद द होल टीम एनकरेजिंग एंड सपोर्टिंग देम। हुँ, हुँ। सही कह रहे हैं। आज से कुछ दिनों पहले मैंने स्टार्टअप जर्नी में राम और कृष्णा स्टाइल ऑफ लीडरशिप के बारे में पढ़ा और उसमें उस थ्योरी में लिखा हुआ था कि जब स्टार्टअप शुरू होता है, तब हमें राम की तरह लीडर बनना पड़ता है, जहाँ पे हम खुद युद्ध में जाके खुद सबसे पहले चल रहे हैं, सारे चैलेंजेस खुद फेस कर रहे हैं, सारे ऑब्स्टेकल्स को खुद ओवरकम कर रहे हैं। ओवर अ पीरियड ऑफ टाइम धीरे-धीरे हमें कृष्णा बनना पड़ता है, जहाँ पे हम खुद अस्त्र नहीं उठा रहे हैं। पर बाकियों को राइट। बोल रहे हैं कि तुम लड़ो और उनको गाइड कर रहे हैं। पर स्टार्टअप्स बहुत बार फेल होते हैं क्योंकि उन्हें ट्रांजिशन समझ नहीं आता है कि मुझे अब राम से कृष्णा बनना है, हुँ। राइट? तो आपके हिसाब से आपका वो फेज़ आ चुका है जहाँ पे अब आप कृष्णा मोड ऑफ लीडरशिप में जाना चाहते हो या इस थ्योरी में आपका कोई और थॉट है? नहीं, डेफ़िनिटली अभी हमारी कंपनी में देयर आर लीडर्स हू आर लीडिंग बिज़नेसेस इंडिपेंडेंटली। सो गवर्नमेंट टेस्ट प्रेप इज़ अ बिज़नेस जहाँ पे हम बच्चों को गवर्नमेंट एग्ज़ाम्स की तैयारी कराते हैं। देयर इज़ अ लीडर हू इज़ लीडिंग इट कंप्लीटली इंडिपेंडेंटली। देयर इज़ अ बिज़नेस जहाँ पे हम बच्चों को स्किलिंग कराते हैं हुँ, सो दैट हमको प्राइवेट सेक्टर जॉब्स में हेल्प कर सकें। तो देयर इज़ अ इंडिपेंडेंट लीडर हू इज़ लीडिंग इट इंडिपेंडेंटली। सो लाइकवाइज़ देयर आर मल्टीपल बिज़नेसेस जहाँ पे लोग इंडिपेंडेंटली लीड कर रहे हैं। हुँ,
ये आसान होता है क्या अनिल? मतलब एक फाउंडर का जो ओनरशिप होता है और जो जिस थॉट प्रोसेस से वो बिज़नेस बना रहे होते हैं, जितना भी चाहे आप सीनियर पीपल हायर कर लीजिए अपने टीम में, उनमें वो फाउंडर डीएनए डालना आसान होता है क्या? और अगर नहीं होता है तो क्या कर सकते हैं हम एज़ फाउंडर्स? मैं भी एक कंपनी चला रहा हूँ। हाउ डू वी डेवलप लीडर्स हू विल वर्क लाइक अ फाउंडर? देखो ये पूरा प्रोसेस बहुत पेनफुल है। ये सुनने में, कहने में बहुत सिंपल लगता है, लेकिन बहुत पेनफुल है। मेरी लर्निंग ये है कि जब आप कुछ बिल्ड कर रहे होते हो, तो आप कुछ चीज़ें ट्राई कर रहे होते हो, तो कोई आपकी एक चीज़ चलने लगती है, आप उस पे डबल डाउन करते हो, हुँ, करते हो, करते हो। उस टाइम पे वो आपका बिलीफ बन जाता है कि ऐसे चलती हैं चीज़ें, लेकिन थोड़े दिन के बाद आप अटक जाते हो बिकॉज़ ऐसे भी नहीं चलती। समथिंग व्हिच ब्रॉट यू हियर विल नॉट टेक यू देयर, तो आपको चेंज होना पड़ता है। हुँ, वो जो चेंज होता है ना, वो पेनफुल होता है क्योंकि वो आपको खुद करना है। अब बाकी में क्या है कि मान लो बाहर आप कहीं एक जॉब कर रहे हो, तो आपके ऊपर एक मैनेजर होगा, शायद आपको गाइड कर देगा। बट एज़ ए एंटरप्रेन्योर आपको कोई गाइड नहीं कर रहा है, हुँ, राइट? तो आप अपने ही उसमें सक्सेस के लूप में फँस जाते हो कि एक चीज़ ने आपको सक्सेस दिलाई, अब आप उस पे डबल डाउन, डबल डाउन, डबल डाउन करते रहते हो। स्टक भी हो जाते हो, फिर भी आपको लगता है यही है। हुँ, तो हाउ यू कम आउट ऑफ दैट टाइम टू टाइम, थोड़ा-सा आप 40,000 फीट, 10,000 फीट व्यू लेके, हाउ यू लुक एट इट एंड हाउ यू चेंज योरसेल्फ। आई थिंक दैट्स अ ट्रिक, दैट्स व्हाट आई हैव लर्न्ड ओवर द इयर्स। मेरी लीडरशिप स्टाइल या जिस तरह हमारी कंपनी ऑपरेट करती थी, हर 2-3 साल में चेंज हुई है, हर 2-3 साल में, और वो पेनफुल प्रोसेस है। उसमें एंड जनरली जब आप ये चेंज करते हो, वो ऐसा पॉइंट होता है जब आप फेल हो रहे होते हो हुँ, हुँ, हुँ। तब और तो एनीवेज़ इतना पेन है। पेन हो रहा होता है आपको, और और तब आप चेंज करते हो। हुँ, ऐसा बहुत कम होता है जहाँ पे आप पहले से ही सोच लो, आप एडवांस में कि उस प्रॉब्लम के आने से पहले इसको सॉल्व कर लो। तो अगर आप ऐसा करने लगोगे इस पूरी जर्नी में, तो देन यू हैव मास्टर्ड इट। हुँ, फैंटास्टिक, ग्रेट वे ऑफ पुटिंग इट। आप एक्चुअली कौन हो? मैं अगर आपको पूछूँ बिना फ़िल्टर के कि अनिल नागर इंसान कौन है, जिससे वो खुद रात को सोने से पहले मिलता है? मुझे लगता है कि मैं तो वही एक गाँव का लड़का हूँ और एक ड्रीमर हूँ, एक रिस्क टेकर इंसान हूँ, जिसे डर नहीं है, फेलियर का भी डर नहीं है, और क्या हो जाएगा लाइफ में, क्या खराब हो जाएँगी चीज़ें, क्या उस चीज़ का भी डर नहीं है। और मुझे बिकॉज़ अब इस कंपनी में मैं ऐसे ही बच्चों से डील करता हूँ, जो मेरे जैसे बैकग्राउंड से आते हैं। मैं रोज़ उन्हीं को देखता हूँ, उन्हीं से बातें करता हूँ। तो मुझे लगता है आई एम वन ऑफ देम, एंड मुझे उनके लिए ही काम करना है। मतलब उन्हीं को देख के मुझे एनर्जी मिलती है, उन्हीं की सक्सेस से एक्साइटमेंट मिलता है, और वो मुझे मिशन लगता है कि मेरी लाइफ़ का मिशन ये है कि उन सब लोगों को मैं अपने जैसा कैसे बना दूँ, दैट विल बी माय सक्सेस। फैंटास्टिक। 300 साढ़े 300 करोड़ की कंपनी एज़ पर पब्लिकली अवेलेबल डेटा आपने बना लिया है रिलेटिवली शॉर्ट टाइम में। और आपने जो कहा, जो अनिल नागर एक्चुअली अंदर से है, टू द जर्नी जहाँ पे अनिल नागर एक 1000 करोड़ रेवेन्यू की कंपनी होपफुली अगले 1-2 साल में बनाएंगे, वैल्यूएशन होपफुली 5 टाइम्स मोर, एंड टचवुड आईपीओ करेंगे। इस जर्नी में आपके टॉप 2-3 चेंजेस आपको क्या लाना पड़ा है अपने स्टाइल में, अपने लीडरशिप स्टाइल में? क्या लाना पड़ेगा? हाँ, पड़ेगा या पड़ा है पिछले कुछ सालों में? एक तो लीडरशिप ही है। हुँ, अ, वो इवॉल्व हो रही है, और अकॉर्डिंगली मैं भी इवॉल्व हो रहा हूँ। सीख रहा हूँ बेसिकली कि इस तरह की कंपनी को कैसे चलाना है। क्योंकि आप 10 करोड़ की कंपनी को जब चलाते हो तो एक अलग तरीके से बिल्कुल। चला रहे हो, 100 करोड़ अलग तरीके से चला रहे हो, 1000 करोड़ तो अलग तरीके से चलेगी। तो उसमें बहुत इम्पोर्टेंट है कि क्या मैं अपने जैसे अनिल और पैदा कर पा रहा हूँ, या कुछ लोगों को लाके वो मेरे जैसे एक्ट कर रहे हैं, या उतने बोल्ड, उतने रिस्क टेकर, उतने एम्बिशियस लोग हैं कि नहीं है। पहला तो यही है, जहाँ पे लोग मैटर करते हैं, पीपल एंड लीडरशिप। हुँ, दूसरा मुझे लगता है कि बिकॉज़ टाइम्स आर चेंजिंग, एंड जिस तरह पहले लर्निंग होती थी, पहले लोग पढ़ाई करते थे, सीखते, वो भी काफ़ी इवॉल्व हो रहा है। तो एज़ ए कंपनी उसमें हम कितना अहेड ऑफ द कर्व मूव कर सकते हैं, कितना नई टेक्नोलॉजीज़ को इवॉल्व कर सकते हैं, वो भी एक बहुत बड़ा रोल प्ले करने वाला है। हुँ, तो आपको पूरा
अपना ऑर्गेनाइजेशन को इवॉल्व करते रहना पड़ेगा, क्योंकि एंड इन एवरी सेंस, स्ट्रक्चर वाइज, रोल्स वाइज, केपीआई, हुँ, ओकेआर जो भी आप हुँ, फॉलो करते हैं, सब इवॉल्विंग है। अ, पहले जिस तरह चीज़ें होती थी, अब उस तरह नहीं होती है, हमारी कंपनी में भी नहीं होती है और दुनिया में भी नहीं होती है। तो उसमें इवॉल्व होना पड़ेगा, लीडरशिप को इवॉल्व करना पड़ेगा और एक बड़े विज़न के साथ काम करना पड़ेगा, बिकॉज़ आप वही अचीव कर सकते हो जो आप ड्रीम करते हो। जो आप ड्रीम ही नहीं करते, वो आप कभी अचीव नहीं कर सकते। हुँ, हुँ। तो एज़ अ लीडर आप थोड़ा डाइग्रेस कर रहे हैं, एज़ अ लीडर आप ये जेन ज़ी को कैसे सँभालते हैं? अब तो जेन अल्फ़ा भी आने वाला है। बहुत सारे जेन ज़ी आई एम अज्यूमिंग आपके बहुत क्लोज़ली काम भी करते होंगे। आपका थॉट क्या है इस मुझे तो बड़े अच्छे लगते हैं जेन ज़ी। बिल्कुल उनकी फ्रेश थिंकिंग होती है और सबसे अच्छी चीज़ उनके अंदर मुझे लगती है कि हर चीज़ को क्वेश्चन करते हैं। हुँ, आप उनको कोई भी काम दोगे, पहला तो उनका शॉर्टकट्स है कि हर चीज़ को वो एक शॉर्टकट तरीके से करना चाहते हैं एंड इन द प्रोसेस दे एंड अप इनोवेटिंग। कुछ हुँ, ना कुछ नया निकाल लेंगे, डिफरेंट निकाल लेंगे और स्टेटस को चैलेंज करेंगे कि यार ये चीज़ ऐसे क्यों करते हो? ऐसे क्यों नहीं कर सकते? इससे फास्ट हो जाएगी, जल्दी हो जाएगी। तो मुझे लगता है डिफरेंट डिफरेंट काइंड ऑफ पीपल हैं ये लोग, अलग तरीके के लोग हैं और आज के एरा में बिकॉज़ अल्टीमेटली जो हमारे लर्नर्स हैं या जो बिज़नेसेस के जी, कंज्यूमर्स हैं, वो भी जेन ज़ी हैं। तो अगर आपको उनको समझना है, उनके हिसाब से प्रोडक्ट डिलीवर करने हैं, तो आपको जेन ज़ी तो कंपनी में हो रखने ही पड़ेंगे, होने ही पड़ेंगे और जेन ज़ी को समझना भी पड़ेगा, मतलब अपने एज़ ए एम्प्लॉयी ऑल्सो। बिकॉज़ अगर ये लोग थ्राइव करेंगे, तो आपकी कंपनी थ्राइव करेगी। दे ब्रिंग स्पीड, दे ब्रिंग इनोवेशन, दे ब्रिंग फ्रेशनेस इन द पर्सपेक्टिव एंड ऑफ कोर्स कंज्यूमर अंडरस्टैंडिंग तो लेके आते ही हैं। सही कह रहे हैं आप। एक स्ट्रगल जहाँ पे मैं खुद भी फँसता हूँ कि देखिए फाउंडर को जब जेन ज़ी आइडिया दे रहा होता है ना, वो जितना भी वैकी हो फाउंडर समझ जाता है इससे शायद कुछ शॉर्टकट निकलेगा, शायद मेरा रेवेन्यू बढ़ेगा, पैसा बचेगा, व्हाटएवर। पर सीनियर लीडर को जब वही जेन ज़ी आइडिया दे रहा होता है, सीनियर लीडर कहता है यार अपना काम करो, फालतू आइडिया मत दो। हुँ, क्योंकि वो हमेशा उस पर्सपेक्टिव से नहीं सोच रहा है कि ये आप ये पिवट करने में हेल्प करेगा क्या? हुँ। एंड फॉरगेट द पर्सन, लुक एट द आइडिया। उनको कैसे ट्रेन करें? देखो अगेन दिस इज़ अ बैलेंस ऑल्सो। अ, आप चीज़ों को क्विकली करना चाहते हो, आप इनोवेटिव वे में करना चाहते हो, आप डिफरेंट तरीके से करना चाहते हो, बट दैट ऑल्सो डज़न्ट मीन कि जो पुरानी चीज़ें हैं, वो सारी गलत हैं। हुँ, तो देयर हैज़ टू बी अ मिक्स कि जो चीज़ ठीक है वो ठीक वैसे ही चले, बट जहाँ पे इम्प्रूवमेंट हो सकता है, जहाँ पे बेटरमेंट हो सकता है, जहाँ पे नई आइडियाज़ आ सकते हैं, वो नई आइडियाज़ पे जाए। तो मेरा तो यही रहता है, अपनी लीडरशिप को मैं यही बोलता हूँ कि यार आप पहली बात तो कल्चर हमारी यही होनी चाहिए कि दैट वी आर एबल टू टॉक ओपनली। जो भी हमारे मन में आ रहा है, जो भी थॉट्स आ रहे हैं, आइडियाज़ आ रहे हैं, लेट्स डिबेट एंड लेट्स एक रूम में डिबेट कर लो आप एंड लेट्स एग्री टू डिसएग्री कि यार अगर ठीक है हम राइट। एग्री नहीं कर रहे बट ये करना है। तो इसमें ये बैलेंस बहुत इंपॉर्टेंट है कि पहली बात तो कोई कंप्लीटली गई गलत और कंप्लीटली सही नहीं है। जेन ज़ी की सबसे बड़ी प्रॉब्लम ये है कि फास्ट तो करना चाहते हैं, बट उस फास्ट में गलतियाँ भी करते हैं। हुँ, क्योंकि स्पीड हुँ, अगर रॉन्ग डायरेक्शन में चली गई तो हुँ, गलतियाँ भी होती हैं। तो उसको कुछ कंट्रोल करने वाला चाहिए। कोई एक एक सम देयर शुड बी समवन हू बैलेंस इज़ बैलेंसेस इट। हुँ, तो जेन ज़ी को मैं बोलता हूँ कि यार तुम पेशेंस रखो थोड़ा-सा, हुँ, थोड़ा धीरे चलो और अपने जो हमारे पुराने लीडर हो गए, कोई मान लो 10 साल से काम कर रहा है, उसको बोलता हूँ फास्ट चलो, हुँ। नया सोचो। तो आपको ये बैलेंस ही करना पड़ेगा अल्टीमेटली। राइट, राइट। अड्डा पे आते हैं थोड़ा और आपने कल्चर की बात करी। अगर अड्डा एजुकेशन का कल्चर मैं 2-3 लाइन में पूछूँ आपसे तो वो क्या होगा? जो आपको लगता है, जो लिखा हुआ है नहीं, जो आपको लगता है? देखो हमारा कल्चर एकदम एंटरप्रेन्योरियल कल्चर है। हम हायरिंग भी ऐसे ही करते हैं कि जो लोग कंप्लीटली ओन करके चीज़ों को चला सकें। जैसा मैंने पहले भी कहा कि मिनिमम मैनेजमेंट एंड मैक्सिमम फ्रीडम वाला कल्चर है कि आप आओ, कम विद अ विजन दैट वी ऑब्वियसली विल चेक इन द इंटरव्यू प्रोसेस कि आपका अपना खुद का विजन है क्या? मान लो आपने किसी भी रोल के लिए अप्लाई किया, तो एक है कि आपको कुछ काम बताया जाएगा वो आप कर दोगे, बट दैट इज़ नॉट सफिशिएंट, नॉट इन अड्डा एंड किसी भी अच्छी कंपनी में सफिशिएंट नहीं है। तो क्या चाहिए फिर? फिर चाहिए कि आपकी अपनी थिंकिंग है क्या? आपका खुद का कुछ कुछ है एक विज़न कि यार ये ऐसे करना वो गलत सही कुछ भी हो सकता है, वो इवॉल्व हो जाएगा। बट एक खुद की थिंकिंग होना बहुत ज़रूरी है और जब ऐसे लोग आते हैं तो हमारी कंपनी का डीएनए है कि हम उनको फ्रीडम दें और वो उसमें प्रॉस्पर करें।
तो मुझे लगता है व्हेन इट कम्स टू कल्चर एंड और व्हेन इट कम्स टू बिल्डिंग द कंपनी, देयर आर 3 थिंग्स व्हिच मैटर। पहली चीज़ है कि कंपनी में आप अच्छे लोग लेके आओ, हुँ, ठीक है? जो भी आपका क्राइटेरिया है, जैसे मैंने बताया मेरा बिगेस्ट क्राइटेरिया है कि सेल्फ स्टार्टर होना चाहिए, कि यार खुद का अपना विज़न होना चाहिए। दूसरा क्राइटेरिया, दूसरी चीज़ जो मेरे लिए मैटर करती है कि कंपनी में उनको अच्छी कल्चर दो, हुँ, जहाँ पे वो देयर इज़ नो पॉलिटिक्स, तो हुँ, जो करना चाहते हैं कर सकते हैं। एंड थर्ड, उनको फ्री छोड़ दो। लेट देम ड्रीम, लेट देम गो बिग। वो अपने आप बड़ा कर लेंगे। जस्ट देयर ऑन द साइडलाइन्स, हैव कन्वर्सेशंस अबाउट देयर ड्रीम्स, विज़न, थोड़ा प्रोसेस वाली चीज़ों में उनको गाइड कर दो। बट अगर आप एंटरप्रेन्योर्स बिल्ड करोगे अपनी कंपनी के अंदर, दे विल कीप बिल्डिंग बिगर एंड बिगर थिंग्स। ये तो स्टीव जॉब्स ने भी कहा है, हायर द बेस्ट पीपल एंड गेट आउट ऑफ देयर वे। हायरिंग तो एक बहुत अलग पॉडकास्ट ही हो जाएगा अगर हम हायरिंग के बारे में बात करें कि हाउ टू हायर द राइट पीपल। बट कोई फार्मूला है आपके पास जो आप ब्रीफली बताना चाहेंगे कि मैं ये फार्मूला अपनाता हूँ टू चेक? आपने सेल्फ स्टार्टर कहा, आपने एंटरप्रेन्योरियल माइंडसेट कहा, चेक कैसे करते हैं? ये बहुत डिफिकल्ट है। एक्चुअली डिफिकल्ट है एंड आई विल एडमिट, बहुत सारी, अभी भी मेरी बहुत सारी हायरिंग गलत होती है। हम्म, काफ़ी हायरिंग गलत होती है। अप टू 30-40% गलत हो जाती है, जो इस विज़न में नहीं बैठती। ऑल्दो क्वेश्चन्स आप पूछ सकते हो, बट लोग स्मार्ट हैं आजकल। तो दे विल आंसर दोज़ क्वेश्चन्स आल्सो। बट मुझे बस बियॉन्ड दिस सेल्फ स्टार्टर वाली चीज़, एक और चीज़ मैं बहुत क्लोज़ली चेक करता हूँ कि किसी भी पर्सन के अंदर हंगर कितनी है। हम्म, कुछ करने की हंगर, सीखने की हंगर, ये कितनी है? तो थ्रू वेरियस क्वेश्चन्स आप कोई भी क्वेश्चन पुट कर सकते हो एंड देन यू गो डीपर एंड देन पर्सन विल कम टू अ पॉइंट वेयर ही विल से कि यार ये चीज़ मुझे नहीं आती है, दिस इज़ अ गुड साइन। और पर्सन विल से कि यार ये चीज़ मैं सीख लूँगा, दिस इज़ इवन बेटर साइन। हम्म, क्योंकि नहीं आती है तो मतलब पता है उसको कि उसको नहीं आती है चीज़, मतलब एटलीस्ट द पर्सन इज़ अवेयर अवेयर, हाँ। क्या नहीं आता है। अवेयरनेस इज़ द स्टार्टिंग पॉइंट ऑफ एनी लर्निंग एंड सेकंड स्टेप इज़ द पर्सन सेज कि यार ये मुझे नहीं आती है बट मैं सीख लूँगा। बट अगेन समटाइम्स इन द इंटरव्यू इट कैन बी थ्योरेटिकल आल्सो, तो आपको थोड़ा स्पेसिफिक भी जाना पड़ेगा। बट इंटरव्यू कन्वर्सेशन से ही निकलेगा, आप कह यस। रहे हो। गॉट इट। ये जो नया वेव उठा है, द न्यू वे ऑफ एजुकेशन इन इंडिया, राइट? पहले जो ट्रेडिशनल मेथड था वाज ऑलवेज चॉक एंड बोर्ड, एंड वहाँ से हम थोड़ा बहुत इवॉल्व हुए, जो एक वेव आया डिजिटल हुँ। एजुकेशन का, राइट? एंड मल्टीपल कंपनीज काफ़ी बड़े हुए, एक दो गिर भी गए जैसे हमें पता है। व्हाट अकॉर्डिंग टू यू इज द वे एजुकेशन इन इंडिया इज टेकिंग? एक तो जो आपने बोला कि कैसे इवॉल्व हुआ और कुछ लोग गिर भी गए, तो उसमें तो मुझे सिंपल लगता है कि व्हेन इट कम्स टू एजुकेशन, एजुकेशन शुड कम फर्स्ट। हम्म, तो हमने कहा कि एड टेक में कुछ लोगों ने टेक को पहले लेके आ गए कि भई टेक है, फिर थोड़ा एजुकेशन लगा दिया। कुछ लोगों ने और भी एक स्टेप आगे चले गए कि एजुकेशन भी ठीक है, टेक भी ठीक है, सेल्स को आगे ले आते हैं। तो ऐसे लोगों ने डिफरेंट डिफरेंट चीज़ें ट्राई की। पर एजुकेशन तो एजुकेशन है। अगर आप एजुकेशन में अच्छी कंपनी बनाना चाहते हो और लोगों को एजुकेशन देना चाहते हो, तो एजुकेशन को सबसे आगे रखना पड़ेगा। और अगर आप आज भी देखोगे कि जितनी भी अच्छी कंपनी बन पाई हैं या जो सर्वाइव की हैं, वो एजुकेशन फर्स्ट कंपनीज़ हैं। मोस्टली उनमें जो भी लीडरशिप हम्म, होगी, वो शायद एजुकेटर होगा कोई या टीचर होगा वहाँ पे कोई, तो वो तो मस्ट है। पर जो दूसरा आपने क्वेश्चन पूछा कि अब ओवर द टाइम कैसे आगे, इवॉल्व हो रहा है, हम्म, तो मुझे लग रहा है कि काफ़ी इवॉल्व हो रहा है और काफ़ी बेटर हो रहा है। हम्म, जो पहले का एजुकेशन था ना, वो काफ़ी वन साइडेड था हम्म, कि क्लास में 100 बच्चे बैठे हैं, एक टीचर आए, वो कुछ पढ़ा के चले गए। हम्म, अब यहाँ पे बच्चे के पास कोई चॉइस नहीं थी। हम्म, बच्चे को था कि यार यही क्लास है, यही टीचर है, जो पढ़ा दिया, समझ में आ गया, नहीं आ गया। हम्म, अभी वो चेंज हो गया। अभी कोई भी बच्चा अपना टीचर चूज़ कर सकता है, बिकॉज़ बच्चे ऑनलाइन पढ़ रहे हैं। तो इसको ऐसे बोल सकते हो, पहले क्लासरूम्स में पढ़ाई होती थी, अब मोबाइल फ़ोन्स पे आ गई है पढ़ाई। हम्म, ये चेंज हो गया हम्म, है ना? पहले बच्चा, मतलब बच्चे को मिलते थे टीचर, अब बच्चा चूज़ कर लेता है टीचर कि मुझे इससे समझ में नहीं आ रहा, मैं तो इससे पढ़ना चाहता हूँ। तो वो चेंज आ गया। पहले एजुकेशन सही बड़े बात। सिटीज़ में होती थी हम्म, कि यार दिल्ली में है तो अच्छे पढ़े-लिखे लोग होंगे, लखनऊ में है तो वहाँ पे अच्छी एजुकेशन मिलेगी। अभी हर जगह है। अब टियर 2, टियर 3 में चले जाओ, गाँव में चले जाओ, अच्छी एजुकेशन वहाँ पे भी अवेलेबल है। तो काफ़ी चेंज आ गए, काफ़ी इवॉल्व हो गया एजुकेशन। इसमें आपने कहा एडुकेशन पहले होना चाहिए, टेक्नोलॉजी एंड सेल्स बाद में होना चाहिए।
तो टेक्नोलॉजी एज अ फैसिलिटेटर कैसे हेल्प करता है टू टेक दिस काइंड ऑफ एजुकेशन फॉरवर्ड जहाँ इट्स हाई रीच है, हाई अडेप्टेबिलिटी? टेक्नोलॉजी डेफिनेटली बहुत बड़ा रोल प्ले करता है। हमारी जर्नी में जब हमने स्टार्ट किया था, हमने ऑफलाइन से शुरू किया था एंड वी यूज्ड टू हैव फिजिकल सेंटर्स जहाँ पे हम पढ़ाते थे, मैं खुद भी पढ़ाता था। वो ठीक था, बिज़नेस वाइज़ वो ठीक था। तो हमने नोएडा से शुरू किया था। नोएडा के बाद दिल्ली में सेंटर खोला था, फिर लखनऊ, कानपुर, पटना, चेन्नई, हैदराबाद, बॉम्बे, इस तरह बाय 2016 वी यूज्ड टू ऑपरेट अराउंड 100 सेंटर्स, 100 फिजिकल 100 सेंटर्स। फिजिकल सेंटर्स। अब उसमें बच्चे पढ़ रहे थे, हर क्लासरूम में कुछ-कुछ बच्चे पढ़ रहे थे। एंड 16 में रिलायंस जियो लॉन्च हुआ, मतलब जो इंटरनेट के डेटा के प्राइसेस थे सडनली एकदम कम हो गए। एंड वी सॉ द अपॉर्चुनिटी कि यार अभी क्लासरूम में मान लो 50 बच्चे पढ़ रहे हैं, मैं पढ़ा रहा हूँ और वो मेरे सिटी के ही बच्चे हैं या आसपास के गाँव के बच्चे आ गए हैं और बहुत ही लिमिटेड ही बच्चे हैं, क्लासरूम्स में कितने ही बच्चे पढ़ा लोगे। तो क्या ऑनलाइन के थ्रू आप बिल्कुल लास्ट माइल तक पहुँच सकते हो? बिहार के किसी गाँव में कोई एक बच्चा, लड़का या लड़की पढ़ना चाहता है, उसके पास रिसोर्सेज़ नहीं है, क्या हम उसको पढ़ा सकते हैं? तो दैट्स व्हेन वी वेंट ऑनलाइन एंड वी स्टार्टेड अड्डा 24/7 एंड दैट्स द बिगेस्ट चेंज आई सॉ कि आप ऑफलाइन में जब पढ़ा रहे थे, आप बहुत लिमिटेड लोगों को पढ़ा रहे थे, आपका हम्म। क्वालिटी कंसिस्टेंट नहीं थी, आप बच्चे के पॉइंट ऑफ व्यू से भी ये टीचर है तो मैं इसी से पढ़ रहा हूँ। प्राइस भी ज़्यादा होता है क्योंकि ऑफलाइन में आपको फिजिकल खर्चे ज़्यादा। कॉस्ट लगती हैं। ऑनलाइन में क्या है कि आप हर किसी तक पहुँच रहे हो। मतलब हमारे प्राइसेज़ इतने अफोर्डेबल हैं, तो ऑफलाइन में अगर हम एक्स चार्ज करते होंगे तो एक्स बाई 10 और एक्स बाई 20 चार्ज करते हैं। इतनी प्राइसेज़ कम हो गई है एंड नाउ दिस इज़ रीचिंग एवरीवेयर कि भाई किसी भी छोटे गाँव में किसी भी छोटी जगह में कोई भी बच्चा है, लाइफ में आगे बढ़ना चाहता है, उसके सपने हैं, वो सपनों को पूरा करना चाहता है, तो वो ऑनलाइन अपना पढ़ाई करके कर सकता है। तो ये टेक्नोलॉजी का रोल है जो आप पूछ रहे थे कि कैसे टेक्नोलॉजी ने चेंज कर दिया है। और अब टेक्नोलॉजी काफ़ी और तेज़ी से इवॉल्व हो रही है। अब पहले हम लाइव क्लासेस करते थे, अभी एआई आ गया है, एआई से काफ़ी इवॉल्व हो रहा है, पर्सनलाइज़ेशन आ रहा है, तो वो इवॉल्व होता जा रहा है और उसका बेनिफिट मिल रहा है लास्ट माइल पे जो बच्चा पढ़ना चाहता है, लाइफ में आगे बढ़ना चाहता है। बट मेरा मानना ये है कि टेक्नोलॉजी इज़ गोइंग टू प्ले ऑलरेडी प्लेइंग अ वेरी बिग रोल, बट इन फ्यूचर आल्सो इट्स गोइंग टू प्ले वेरी बिग रोल इन एजुकेशन सेक्टर। ये जो बच्चा पढ़ना चाहता है उसके लिए तो वैसे भी बहुत सारे रास्ते खुले हुए हैं, आई एम श्योर वो भी बड़ा चंक है, बट उससे भी एक बड़ा चंक है जो पढ़ना नहीं चाहता है, बट फिर भी लाइफ में कुछ एक करना चाहता है, पढ़ाई में मन नहीं है। उसके लिए कुछ तरीके हैं? देखो, पहले समझना पड़ेगा कि कोई बच्चा क्यों नहीं पढ़ना चाहता। क्योंकि दूसरी लाइन में आपने बोला कि वो कुछ तो करना चाहता है, हुँ, बट कुछ तो का मतलब क्या है? कुछ तो का मतलब है कि यार पैसे तो कमाना ही चाहता है ना, अल्टीमेटली उसे घर तो चलाना ही है। जो हम मासेस की बात कर रहे हैं वो छोटी जगह में रहते हैं और सबसे बड़ी प्रॉब्लम है कि फाइनेंशियल चैलेंजेस हैं। बहुत सारे लोग ऐसे हैं जो जस्ट सर्वाइव करते हैं। फैमिली जस्ट फीड हो हुँ, पाती है, मतलब खाना जस्ट खाना मिल पाता है और बहुत सारे लोगों को शायद 2 टाइम की रोटी भी नहीं मिल पाती होंगी। एंड ये तो मैं बेसिक फाइनेंसेस की बात कर रहा हूँ। बट अगर आपको थोड़ा आगे भी सोचना है कि मुझे अच्छा खाना है, घूमना है, एक्सप्लोर करना है ज़िंदगी को, तो नहीं है उतने पैसे। नाउ बैक टू द क्वेश्चन कि ये जो बच्चा है वो पढ़ना क्यों नहीं चाहता? तो इसके 2 रीज़न हैं। पहला रीज़न ये है कि बचपन से ही उसको कुछ ना कुछ काम में लगा दिया गया है, कि हुँ, वो कई बार क्या होता है आप छोटी जगह में जाते हो जैसे मेरे साथ भी ये था कि पेरेंट्स स्ट्रगल कर रहे होते हैं सर्वाइवल के लिए कुछ ना कुछ छोटे-मोटे काम कर रहे होते हैं और इवेंचुअली घर में जो बच्चे होते हैं, इनफैक्ट सारे फैमिली के लोग होते हैं, वो कहीं न कहीं उसमें इन्वॉल्व हो रहे होते हैं। जैसे मान लो आप गाँव में हो, आपका खेती है, तो खेती की सारी चीज़ें हो गई कि कब उसमें खेत के अंदर जुताई होगी, कब उसके अंदर आप वो करोगे पानी भरोगे, फसल कटेगी, उसको बेचना ये वो। प्लस आपके घर में गाय-भैंस ये भी हैं, उनके लिए भी सारी चीज़ें लानी है या हुँ, कोई भी छोटा-मोटा काम कर रहा है। तो पहला तो ये होता है कि बचपन से ही उनको पढ़ाई पे एक इंटरेस्ट क्रिएट नहीं हुआ। एक तो टाइम नहीं दिया गया, टाइम ही अलग-अलग चीज़ों में जा रहा है और दूसरा मुझे लगता है ये इंटरेस्ट क्रिएट नहीं हुआ कि उनको शुरू में ही कहीं पे ऐसे टीचर नहीं मिले या ऐसी लर्निंग नहीं मिली, जिससे वो स्पार्क क्रिएट हो। और दूसरा ये होता है कि शुरू से ही जो एजुकेशन उनको मिल रही होती है, जो टीचर उनको पढ़ा रहे होते हैं, वो वो एजुकेशन का या लर्निंग में इंटरेस्ट ही क्रिएट नहीं कर पाते। हुँ, तो क्वालिटी ऑफ टीचर आल्सो मैटर्स देयर। हुँ। तो बच्चे तब भी उस एज में होते हैं कि उनको मान लीजिए 15, 16, 17, 18 के एज में भी
पहली बार जब इंटरेस्ट आएगा पढ़ाई में, तो दे विल पिक अप फ्रॉम देयर, क्योंकि आई एम आस्किंग कि वो एज क्या होता है जिसके बाद उन्हें लगता है कि अब पढ़ाई में मन ही नहीं लग रहा है, दूसरी चीज़ों में ध्यान चला गया है? देखो ऐसा तो मुझे लगता नहीं कि ऐसा कुछ होता है। हुँ, वो तो मेरा मानना ये है कि इंसान कभी भी लाइफ में कमबैक कर सकता है। हुँ, पास्ट में जो भी हुआ हो, अगर आज मुझे समझ में आ गया है कि ये सही दिशा है और मैं भागना शुरू कर दूँ, तो लाइफ आज से ही चेंज हो सकती है। बच्चों का भी मैंने देखा है, बहुत सारे बच्चे हमारे प्लेटफ़ॉर्म पे ऐसे आते हैं, जो 10th में फ़ेल हुए 1-2 बार, 12th में फ़ेल हुए, ग्रेजुएशन किया किसी तरह और बड़े-बड़े एग्ज़ाम्स क्लियर कर लिए उन्होंने। तो ऐसा मैंने कंस्टेंट नहीं देखा है। हाँ, ये रियलाइज़ेशन वाली चीज़ ज़रूर है कि उनको कब ये रियलाइज़ होगा कि यार पढ़ाई करनी है या पढ़ाई इज़ द राइट वे हुँ, टू सॉल्व माय प्रॉब्लम्स। ये उनको कब रियलाइज़ होता है, ये बहुत इम्पोर्टेंट है। हुँ, तो हमारे प्लेटफ़ॉर्म पे हम उस चीज़ के लिए भी काम करते हैं। तो हमारे मल्टीपल यूट्यूब चैनल्स हैं जो हम ऑपरेट करते हैं, मोर देन 100 यूट्यूब चैनल्स, और वहाँ पे एक तो फ्री एजुकेशन देते हैं, जहाँ पे हमारे अच्छे टीचर्स हैं, जो टॉप टीचर्स हैं, वो पढ़ाते हैं बच्चों को, एंड वो ऐसे ही पढ़ाते हैं कि बच्चों का इंटरेस्ट क्रिएट हो। बट एट द सेम टाइम हम ये भी कोशिश करते हैं कि बहुत सारे बच्चे जिनका पढ़ाई में इंटरेस्ट नहीं है या जिनके फंडामेंटल्स वीक रह गए हैं, शुरू में 12th तक आपने ढंग से पढ़ाई नहीं की, तो आपके बेसिक्स वीक हो जाते हैं। तो हाउ वी फोकस ऑन दोज थिंग्स आल्सो सो दैट स्टूडेंट्स कैन कम अप द कर्व। हुँ, फैंटास्टिक। आपका इस जर्नी में यार काफ़ी इंस्पायरिंग जर्नी है, आई एम श्योर बहुत कहानियाँ होंगी ऑफ चेंज, ऑफ शिफ्ट दैट स्टूडेंट्स हैव सीन। एक दो मोस्ट सक्सेसफुल डिफाइनिंग मोमेंट बताएँगे जो आपका डेफिनिशन ऑफ सक्सेस है? बहुत सारे हैं इनफैक्ट ऑलमोस्ट डेली इस तरह के मेल्स मैसेजेस आते हैं हमें बच्चों के, जिनकी लाइफ ट्रांसफॉर्म हुई है। थोड़े दिन पहले, अभी ऑलमोस्ट 5-6 महीने हो गए, एक लड़की हमारे ऑफिस आई थी और अपनी मदर के साथ आई थी वो। तो वो ढूँढ रही थी कि मुझे अनिल सर से मिलना है, तो उसे मेरे ऑफ़िस के लोग मेरे पास लेके आए। तो उसने बताया कि वो बिहार में भागलपुर के पास कोई गाँव है, वहाँ से थी और पार्शियली ब्लाइंड थी बचपन से। अब उसका गाँव में क्या होता है, स्कूल्स तो होते ही हैं, तो आप 12th तो कर ही लेते हो। उस 12th में आपने क्या पढ़ा, क्या नहीं पढ़ा, वो अलग बात है, लेकिन वो हो जाता है। तो 12th हो गया। अब 12th के बाद उसको समझ नहीं आ रहा है कि क्या करना है, क्या करना है, क्या करना है, क्या करूँ? मतलब गाँव में क्या ही कर लोगे? तो उसको कहीं से पता लगा कि मुझे दिल्ली यूनिवर्सिटी में पढ़ना है। हुँ, दिल्ली यूनिवर्सिटी के लोग जो होते हैं ना, वो लाइफ में बहुत अच्छा करते हैं। फिर उसे पता लगा कि इसके लिए तो एक एग्ज़ाम होता है सीयूटी, वो करना पड़ेगा। फिर फिगर आउट किया उसने, हमारे प्लेटफ़ॉर्म पे आई, पढ़ाई की उसने, एंड दैट इज़ लास्ट टू लास्ट ईयर, जो लास्ट ईयर वाला एग्ज़ाम था। शी वाज़ वन ऑफ द टॉपर इन दैट एग्ज़ाम, सानवी नाम था उसका, और अब मिरांडा हाउस में पढ़ रही है वो दिल्ली यूनिवर्सिटी में। तो वो हमारे ऑफ़िस आई थी जस्ट ये कहने के लिए कि थैंक यू सो मच। आज मैं आपके प्लेटफ़ॉर्म की वज़ह से मैं यहाँ पे पहुँच गई। अदरवाइज़ मुझे पता नहीं लाइफ़ का क्या होता। तो ये सब स्टोरीज़ जब देखने को मिलती हैं तो लगता है कि यार हुँ, सही डायरेक्शन में ही काम कर रहे हैं शायद। हुँ। और ये कितने सारे ऐसे लोग होंगे बहुत जिन्होंने सारे, शायद वो आ नहीं पाए हैं आपको थैंक यू बोलने, बट बहुत सारे आते हैं। दिस इज़ वन ऑफ देम। या बहुत सारे आते हैं। या अब वो फीलिंग कैसी होती है अनिल, ये बताइए, जब आप मान लीजिए ऐसे ही किसी स्टूडेंट सेमिनार में या बच्चों से मिलने गए हैं और एकदम भीड़ करके सब आपको हुँ। पैर छूने आते हैं, थैंक यू बोलने आते हैं, फीलिंग क्या होता है? फीलिंग, एक तो फीलिंग ये आती है कि सही डायरेक्शन में काम कर रहे हैं और जो भी हम कर रहे हैं उसका कहीं न कहीं कुछ इम्पैक्ट हो रहा है। दूसरी फीलिंग ये आती है कि वी हैव अ लॉन्ग वे टू गो, क्योंकि अभी भी प्रॉब्लम्स हैं, अभी भी दिक्कत है और बहुत बड़ी दिक्कत है। मतलब जो भी हम अभी सर्व कर रहे हैं, जितने भी लोगों को हेल्प कर पा रहे हैं, वो बहुत ही छोटा नंबर है। मतलब वैसे ऑल्दो करोड़ों में नंबर है जो हम ऑलरेडी कर रहे हैं, बट लुकिंग एट द बिगर पिक्चर वो बहुत ही छोटी फिगर है। तो बस यही यही फीलिंग आती है फिर से कि और बहुत कुछ करना है और आगे बढ़ना है और लोगों की हेल्प करनी है और फिगर आउट करने हैं वेज़ जिससे हम इन लोगों तक पहुँच सकें। अभी रिसेंटली मैं एक सेमिनार में गया था इंदौर में। हुँ, हमारा एक सेमिनार था स्टडी आईक्यू का। तो उसमें जनरली मैं स्टेज पे जाता नहीं हूँ, बोलता नहीं हूँ। बट उसमें उस सेमिनार में मैं स्टेज पे गया था, तो हुँ, मैंने थोड़ा अपनी जर्नी के बारे में बताया। और बेसिकली मेरी जर्नी बहुत सिंपल सी है कि यार गाँव में था, ये सब था, स्ट्रगल था लाइफ में, बट किसी तरह फिगर्ड आउट माय वे। तो जैसे ही सेमिनार खत्म हुआ तो ऐसे ही बहुत सारे बच्चे मिलने आए, तो एक लड़की मिलने आई। सो शी सेड कि
कि आज मुझे ये लगा कि मैं कर सकती हूँ। तो मैंने कहा कि कैसे लगा? तो मैंने उससे पूछा उसका बैकग्राउंड। तो उसने बताया कि वो इंदौर के पास किसी गाँव से थी और इंसिडेंटली उसके फादर नहीं थे। किसी वजह से डेथ हो गई थी 2 साल पहले। मदर थी बस और वो सबसे बड़ी लड़की थी अपने घर में। उसकी 2 छोटी बहनें भी थी। तो अब वो पढ़ने आई थी और उसके ड्रीम्स थे, लेकिन सेल्फ डाउट रहा होगा कि यार पता नहीं क्या होगा, कैसे होगा, कर पाऊँगी, नहीं कर पाऊँगी। तो जब उसको लगा कि यार भाई ये इंसान कर सकता है, इसके पास भी यही था, कुछ नहीं था और हुँ, मतलब पेरेंट्स पढ़े लिखे नहीं थे, हार्डली जस्ट सर्वाइव क किए थे और अगर ये पर्सन वहाँ से करके निकल के आईआईटी जाके कंपनी खड़ी करके, गूगल फंडिंग करके इतना कुछ पॉसिबल है तो मैं कुछ भी कर सकती हूँ। तो मुझे बहुत अच्छा लगा। मुझे लगा कि कहीं न कहीं अगर मेरी जर्नी से लोगों को इंस्पिरेशन मिल रही है और उनको लग रहा है कि एक सेल्फ हुँ, बिलीफ क्रिएट हो रहा है, तो ये बहुत बड़ी बात है। हुँ। एक फाउंडर के जर्नी में सक्सेसेस से आई थिंक बहुत ज़्यादा फेलियर भी आता है एंड बहुत मल्टीपल टाइम्स होता है जहाँ पे हमें लगता है कि ये तो फेल हो ही नहीं सकता, फिर भी वो फेल हो जाता है। कोई डिफाइनिंग फेलियर मोमेंट जो आपको याद है, जो आप अपने ऑडियंस को बताना चाहेंगे? बहुत सारे माय लाइफ इज़ मोर ऑफ फेलियर्स लेस ऑफ सक्सेस ऑल्दो हम बात करते हैं तो सक्सेस के बारे में बात करते हैं। लोग भी मुझसे सक्सेस का ही क्वेश्चन पूछते हैं और मैं भी वही बातें करता हूँ मोर फ्रॉम इंस्पिरेशन पॉइंट ऑफ व्यू बट इट्स फुल ऑफ सो मेनी फेलियर्स। इनफैक्ट एक सबसे बड़ी फेलियर जो मुझे मेरे दिमाग में एकदम फ्रेश याद है जो कि बहुत पुरानी है मैं 1-2 चीज़ें बताता हूँ आपको। तो मैं जब गाँव में था तो बहुत बचपन में मैं इतना पढ़ने वाला बच्चा नहीं था। मैं बहुत शैतान और ऐसा बदमाश टाइप बच्चा था, ज़रूरी भी है ये। है ना? और पेरेंट्स पढ़े लिखे नहीं थे तो इस चीज़ का भी मैं काफ़ी फ़ायदा उठाता था। क्योंकि पेरेंट्स को पता नहीं होता था कि वो तो चाहते थे हमारा बच्चा पढ़े और उसके लिए काफ़ी हुँ, एफ़र्ट करते थे। और मैं मतलब ठीक था मतलब ऐसे नॉर्मली चीज़ें करता था। तो उस टाइम क्या होता था कि बचपन में ये सब कॉमिक्स और नोवेल वग़ैरह हुँ। होते हैं तो मैं काफ़ी कॉमिक्स वग़ैरह पढ़ता था। और मेरे पेरेंट्स को लगता था कि पढ़ाई कर रहा है। तो एकदम बहुत अच्छा हो गया था कि मैं रूम में इतने सारे बुक्स वुक रखी हुई हैं, सब नोवेल है, कोई किसी का नोवेल है, कोई कॉमिक्स है, कोई ऐसा। उस टाइम सुपर कमांडो ध्रुव की कॉमिक्स आती थी, नागराज कॉमिक्स आती थी, इस तरह की बहुत सारी कॉमिक्स होती थी और नोवेल्स भी होते थे, मैं बहुत पढ़ता था, हिंदी नोवेल्स होते थे। और मेरे पेरेंट्स को लगता था कि यार ये तो हमारा लड़का तो बड़ा पढ़ाई कर रहा है। तो एक बार क्या हुआ कि 8th क्लास की बात है, मैं 8th क्लास का मिड टर्म एग्ज़ाम हुआ था, साल के बीच में होता है, हमारे स्कूल में होता था और उस एग्ज़ाम में 8th क्लास की बात है, उस एग्ज़ाम में मैं फ़ेल हो गया। हुँ? फ़ेल हो गया और वहाँ पे क्या होता था हमारे स्कूल में एक रिपोर्ट कार्ड मिलता था, ऐसा पिंक कलर का रिपोर्ट कार्ड होता था। उसमें सब्जेक्ट और उसके मार्क्स लिखे रहते थे और आगे पास फ़ेल लिखा रहता था। इंसिडेंटली मैथ्स सब्जेक्ट में 0 मार्क्स थे मेरे। बाकी ओवरऑल तो फ़ेल ही था और मैथ्स में पूरा 0 में 0 आ गया। तो मैं तो ऐसे नॉर्मली लेके आ गया घर में। जनरली मम्मी कुछ पूछती नहीं थी बट उस दिन देखा मेरे हाथ में रिपोर्ट कार्ड, उनको पता था कि ये रिपोर्ट कार्ड है। उन्होंने पूछा, "अरे! तेरा रिज़ल्ट आया, रिज़ल्ट कैसा रहा? कैसा हुआ? तूने बड़ा अच्छा किया होगा, तू बहुत पढ़ाई करता है।" तो और मैंने बोल दिया ऐसे ही, फेल हो गए। नहीं, कि हाँ, बहुत अच्छा हुआ है मेरे तो, मेरे अच्छा। बहुत अच्छे मार्क्स आए हैं। यही बोल के मैं अंदर चला गया घर में और क्योंकि मम्मी पढ़ी लिखी नहीं है, पापा भी पढ़े लिखे नहीं है, तो ये एडवांटेज मतलब मैंने लिया, गलत एडवांटेज था कि उनको पता नहीं है, तो आप हुँ, कुछ भी बोल सकते हो। बट देयर वाज़ अ बिग फेलियर कि मैं उन लोगों के ड्रीम से वो उसके लिए मेहनत कर रहे हैं, सैक्रिफाइसेस कर रहे हैं और वो पढ़े लिखे नहीं है तो उनको बहुत स्ट्रगल करना पड़ रहा था लाइफ में। अब मैं फेल हो गया था। तो वो बहुत स्ट्राइक किया मुझे, मैं घर में गया तो उस दिन काफ़ी रोया मैं, काफ़ी एक सेल्फ रियलाइज़ेशन होता है कि यार ये क्या कर रहे हो लाइफ में। तो थोड़ा वहाँ से पिकअप किया कि नहीं यार ये सब नहीं करना अब। थोड़ा चेंज किया कि नहीं पढ़ना है, एटलीस्ट पेरेंट्स के लिए पढ़ना है, वो तो इतने सपने लेके बैठे हुए हैं। इसके बाद भी मतलब ये तो एक मुझे बहुत इनिशियल फेलियर्स में से याद है, बट टाइम टू टाइम इतनी सारी फेलियर्स देखी हैं, बट हर फेलियर के बाद एक कुछ ना कुछ लर्निंग होती है और हुँ, लर्न करके आप वापस हुँ, उठ के चलना आई थिंक वो मैटर करता है। हुँ, मुझे नहीं लगता कि कोई भी सक्सेस हम बाहर से देखते हैं, बहुत वन नाइट सक्सेस बोलते हैं कि अचानक से सक्सेस हो गई, वैसा होता कुछ नहीं है। हुँ। उसके पीछे सालों की मेहनत होती है, बहुत सारी फेलियर्स होती हैं, उन फेलियर्स की लर्निंग होती है, हार्ड वर्क होता है और सभी की लाइफ में ये होता है। बिल्कुल,
100% सच कह रहे हैं आप। ओवरनाइट सक्सेस बिल्कुल इम्पॉसिबल है। और उसके पीछे जो फेलियर्स होता है, आई थिंक वो इंसान को ज़्यादा बनाता है एज़ कम्पेयर टू सक्सेस। सक्सेस तो मतलब इट्स लाइक कि आपने एग्ज़ाम दिया, पास हो गए, देयर इज़ नॉट मच टू लर्न। बट फेलियर के साथ जो हमारा जो सोसाइटल सेटअप भी ऐसा है कि वो भी आपको फिर अलग-अलग तरीकों से पुश करता है। उस फेलियर इट काइंड ऑफ इट पुशेस यू डाउन दैट एक्सपेरिमेंटल लेन कि अब देयरफॉर हाउ डू आई कम अप? एंड वो फेलियर के बाद जब आप वापस आते हो, यू कम अप इवन मोर स्ट्रॉन्गर। एंड ये सिर्फ बिजनेस में नहीं, आई थिंक स्पोर्ट्स में इतने सारे एग्जांपल्स है इस चीज़ के, जहाँ पे पीपल हैव बीन ड्रॉप्ड एंड दे हैव कम बैक एंड परफॉर्म्ड इवन बेटर। तो एंड फाउंडर्स के जर्नी के लिए बिगेस्ट थिंग मैं जो एडवाइस करता हूँ, जो बहुत सारे कैंडिडेट्स आते हैं कि मुझे भी अपना बिजनेस खोलना है, मुझे लगता है कि बिगेस्ट थिंग मैं उन्हें बोलता हूँ कि कैन यू टेक फेलियर्स, कि क्या आप में वो क्षमता है कि आप फेलियर्स को विद अ पॉजिटिव माइंडसेट एक्सेप्ट कर पाते हो। एंड अगर वो नहीं हो पाता है तो आप बार बार स्ट्रगल करोगे। हंगर नहीं खत्म करना है, बट फेलियर को एक्सेप्ट कर, ये हो गया, आई कांट चेंज इट, आई कैन नॉट क्राई ओवर इट। राइट। और इसका थोड़ा एक्सटेंशन ये भी है कि अगर हमें लाइफ में अच्छा करना है, लाइफ में आगे बढ़ना है, तो सैक्रिफाइस तो करने पड़ेंगे। हम्म। हम्म। फ्री में कुछ नहीं मिलने वाला आपको, प्लेट हम्म। में कुछ नहीं मिलने वाला। तो अगर आप रेडी हो सैक्रिफाइसेस करने के लिए, आप रेडी हो हार्ड वर्क करने के लिए, आप रेडी हो अपना सब कुछ दाव पे लगाने के लिए, हम्म। आपको बहुत सारी चीज़ें सैक्रिफाइस करनी पड़ेंगी। एंड देन इट्स अ चॉइस, ये आपकी चॉइस है हम्म। कि यार मुझे चाहिए क्या। अब बाहर से लगता है कि यार हाँ, ये इतना बड़ा हो गया, इतना सक्सेसफुल हो गया, इसने ऐसा कर दिया। हम्म। बट उसने जो सैक्रिफाइसेस किए हैं, उसने जो कॉम्प्रोमाइज़ेज़ किए हैं, उसने जो चीज़ें गिव अप की हैं, वो तो आपको भी करनी पड़ेंगी। हम्म। तो इट्स अ चॉइस। सक्सेस आप चाहते हो तो मिल जाएगी आपको, बट हम्म। उसके साथ जो ये अटैच चीज़ें हैं, ये भी आपको साथ में मिलेंगी फिर। हम्म। तो आप चूज़ कर लो। मैंने बहुत बढ़िया पॉडकास्ट ही देखा था जहाँ पे दिलजीत दोसांझ आए हुए थे और उनको पूछा गया था कि शाहरुख खान इतना सक्सेसफुल क्यों है। तो उन्होंने बताया था, यार एक ही रीज़न है, उसमें झेलने की क्षमता सबसे ज़्यादा है। तो उसे पूछा गया कि क्या, एक्सप्लेन करो। कह रहे देखो, सक्सेस ना स्टेप्स होता है। आप स्टेप 1 में हो गए, आपको इतना स्टेप 1 के हिसाब से झेलना पड़ेगा। आप स्टेप 10 में हो गए, आपको स्टेप 10 के हिसाब से झेलना पड़ेगा। तो स्टेप 10 तक आप पहुँचोगे ही नहीं जब तक आपकी झेलने की क्षमता बढ़ती ना रहे। ट्रू। और हो सकता है आप नहीं हो रहे हो क्योंकि आप अपना दूसरा क्षमता नहीं बढ़ा रहे हो, कि आई कैन कीप टेकिंग शिट हुँ, एक्चुअली, एंड टू दैट एक्सटेंट कि मुझे और परेशान नहीं कर रहे। अब मैं स्टेप 5 में सेटल्ड हूँ, अब हुँ, स्टेप हुँ, 6 के लिए हुँ, मेंटली हुँ, प्रिपेयर होता हुँ। हूँ। एंड आपने भी उसी लाइन में बोला कि कैन कैन यू एक्चुअली टेक अप दोस चैलेंजेस जो दिख नहीं रहा है बाहर से। बाहर से तो बस गोल्डन स्टोरी दिख रहा है। मुझे हमेशा लगता है कि आपकी चॉइस है। हम्म। सक्सेस हम्म। आपकी चॉइस है, हम्म। सही बात है, सही बात मिल है। जाएगी आपको। बहुत ब्यूटीफुल वे ऑफ पुटिंग इट। कोविड वाला फेज आया था जहाँ पे आई थिंक मल्टीपल, हमारा तो क्रैक कोविड में ही शुरू हुआ था क्योंकि और कुछ करने को नहीं था। बट अड्डा तब आई थिंक मिडिल ऑफ देयर जर्नी में था और काफ़ी कुछ रीशेप हुआ होगा। एंड एज अ लीडर, एज अ कंपनी, क्या व्हाट चेंज ड्यूरिंग कोविड? हमारे लिए बहुत बेकार था कोविड। बहुत चैलेंजिंग टाइम था हमारे लिए। हम्म। एक्चुअली हमारा बिज़नेस पॉइंट ऑफ व्यू से अगर देखें, हमारा पूरा बिज़नेस गवर्नमेंट टेस्ट प्रेप के अराउंड था, कि जो गवर्नमेंट के एग्ज़ाम्स होते हैं, उनकी हम तैयारी कराते थे। कोविड में क्या हुआ कि एग्ज़ाम्स होने बंद हो गए, क्योंकि हम्म। स्कूल कॉलेजेस बंद है तो एग्ज़ाम नहीं होंगे, नोटिफ़िकेशन आने बंद हो गए। तो ऑलमोस्ट 1 डेढ़ साल तक कुछ एक्शन नहीं था। हम्म। और उसकी वजह से क्या हुआ कि पूरा हमारा जो बिज़नेस मॉडल था, जहाँ से रेवेन्यू हम्म। स्ट्रीम थी, बच्चे आते थे, तैयारी करते थे, कुछ हमें पे करते थे, वो सारा का सारा काफ़ी इम्पैक्ट हो गया। हम्म। So it was a very bad phase for us. A lot of learnings हम्म। that phase, but eventually एंड सिमिलर ऐसा कुछ कल आ गया वापस से क्राइसिस, शायद कुछ और। व्हाट वुड बी योर फर्स्ट एक की दो चीज़ें? देखो, कोविड में बिगेस्ट लर्निंग ये थी हमारी कि जब जैसे क्राइसिस शुरू हुआ, हम्म। तो हम ऑप्टिमिस्टिक थे कि यार ठीक है, हो जाएगा, 1-2 महीने में चला जाएगा। फिर और स्ट्रेच हो गया और स्ट्रेच हो गया, होता हम्म। चला गया। हम्म। एंड अंदर कंपनी के अंदर जो फाइनेंसेस थे, चीज़ें थी, वो काफ़ी इम्पैक्ट होने लगी, काफ़ी हमारा रिजर्व्स डिप्लीट होने लगे। और हमने
टिल द लास्ट पॉइंट लोगों को ऑनबोर्ड नहीं किया, अपनी टीम को, लीडर्स को ऑनबोर्ड नहीं किया। वी वर अगेन इन दैट फेज, सब ठीक हो जाएगा, सब ठीक हो जाएगा, सब हुँ, ठीक हो जाएगा। फिर एक दिन ऐसा आया जहाँ पे ऑलमोस्ट फाइनेंसेस खत्म हो खत्म। गए, एंड दैट वाज़ अ टाइम जहाँ पे हमें फिर कॉल हमें टीम के सेंटर। पास जाना पड़ा कि यार ये सिचुएशन हो गई है, या हमारे पास अब बिल्कुल पैसे नहीं बचे हैं, बहुत कम पैसे बचे हैं, तो अब क्या करना है, कैसे करें, क्या करें? एंड देन ऑल ऑफ अस, बहुत पेनफुल था। फिर लोगों ने पीपल केम फॉरवर्ड, किसी ने बोला कि यार ठीक है, मैं थोड़े दिन अपनी सैलरी कम कर लेता हूँ, किसी ने कहा कि मैं पोस्टपोन कर लेता हूँ। तो हुँ, ऐसा करके हमने एक अरेंजमेंट किया, और दैट रियली हेल्प्ड अस। जब मैं रेट्रोस्पेक्टिव में सोचता हूँ तो मुझे लगता है कि शायद हमें और ट्रांसपेरेंट होना चाहिए था, और टाइमली मैनर में अपनी टीम को हमें इन्फॉर्म करना चाहिए था। क्योंकि क्राइसिस आप एज़ ए फाउंडर सिर्फ़ अपने ऊपर लेकर नहीं चल सकते। हुँ, अगर सारा बर्डन आप अपने ऊपर लेके चलोगे और लोगों को होप देते रहोगे, नहीं सब ठीक है, सब ठीक हो जाएगा, कोई हुँ, प्रॉब्लम नहीं है, कोई दिक्कत नहीं है, तो अल्टीमेटली आपके ऊपर भी बर्डन होगा हुँ, आगे जाके, और टीम भी फ़ॉल्स होप में जीती रहेगी, और जिस दिन तुम बताओगे उस दिन दे विल बी शॉक्ड। हुँ। दे माइट नॉट टेक इट इन अ वेरी इन द राइट पॉजिटिव वे। मैनर, करेक्ट, तो मुझे करेक्ट। लगता है कि किसी भी क्राइसिस सिचुएशन में हुँ, एज़ ए लीडर यू शुड बी वेरी ट्रांसपेरेंट, एंड यू शुड इन्फॉर्म योर टीम एज़ अर्ली एज़ पॉसिबल। हुँ, क्योंकि क्राइसिस तो आते ही रहते हैं। हुँ, तो it should not be only you who is going through the crisis. It should be the company. It should हुँ, be everyone. And when you face the crisis as a team, हुँ, तो आप कर लोगे, तो फिर हुँ। इतना डिफिकल्ट नहीं है, इट्स स्ट्रॉन्गर आल्सो एज़ वन यूनिट। राइट? बहुत अच्छी एडवाइस है, बहुत अच्छी। एंड आपने सही कहा, क्राइसिस तो आते ही रहते हैं, छोटी-बड़ी अलग-अलग। एंड गलत टाइम पे गार्ड करना टीम को आल्सो इज़ लीडिंग टू देयर लैक ऑफ डेवलपमेंट। तो इन द सेम ऑर्डर होना चाहिए। फैंटास्टिक एडवाइस। आपका बहुत सारे बहुत अच्छे इनिशिएटिव्स रहे हैं अड्डा के। एक जो बहुत इम्प्रेसिव रहा है, देश की बेटियाँ, जहाँ पे आपने आई थिंक बिल्कुल ही छोटे-छोटे गाँव में, छोटे-छोटे शहरों में लड़कियों के एजुकेशन के बारे में बात करी। कैसे हाउस होल्ड कोर्स को छोड़ के उन्हें अपने करियर को भी फ़ोकस करना चाहिए, एजुकेशन को भी फ़ोकस करना चाहिए। तो ऐसे बहुत सारे हैं, बट मैं एक के बारे में बात कर रहा हूँ। पहले तो आपका थॉट प्रोसेस क्या था ये करने के पीछे? और आपको क्यों लगता है ये कन्वर्सेशन क्यों इम्पोर्टेंट है आज के डेट में? इसका जो अगेन कनेक्शन है मेरे गाँव से ही है। मैं गाँव में देखता हूँ कि किस तरह लड़के लड़कियों को ट्रीट किया जाता है, जो डिफरेंशियल ट्रीटमेंट होता है। जी। जनरली लड़कियों को ऐसे ही देखा जाता है कि यार इनको तो शादी करके दूसरे घर ही जाना है, हुँ, तो बहुत ज़्यादा इन्वेस्ट मत करो, या अगर पढ़ाई के लिए भेजना है कहीं बाहर तो लड़कों को भेज दो, लड़कियों को यहीं पे रख लो। इनफैक्ट एक इंसिडेंट हुआ था, मेरे गाँव में 2 लड़कियाँ थी, बहुत स्मार्ट थी, मुझे अच्छी लगती थी, मुझसे कभी-कभी बातें करती थी, बहुत अच्छी स्मार्ट लड़कियाँ थी, एंड आई वाज़ वेरी होपफुल कि लाइफ में बहुत अच्छा करेंगी। हुँ, एक दिन मुझे मेरे पेरेंट्स का कॉल आया कि गाँव में शादी है, तुम आ जाओ। मैं गया, और ये 2 बहनें थी, और मैंने देखा कि उन दोनों की शादी है। तो मुझे लगा कि यार ये तो कुछ गलत हो गया। ये लड़कियाँ तो लाइफ में बहुत अच्छा कर सकती थी। हुँ, तो फिर मुझे लगा कि ऐसा क्यों हुआ? तो देन आई ट्राइड टू टॉक टू पीपल, एंड अल्टीमेटली ये लगा कि लोगों को अवेयरनेस ही नहीं है, लोगों को उतना पता ही नहीं है, लोग उतना सोचते ही नहीं है। हुँ, थिंकिंग ही वो बना रखी है, जो सोसाइटी की थिंकिंग है वो यही है कि लड़कियों को शादी कर दो और दूसरे घर भेज दो। तो यहाँ से ये थिंकिंग शुरू हुई। तो मुझे लगा कि मुझे कुछ करना चाहिए, एट लीस्ट आई शुड ट्राई टू क्रिएट अवेयरनेस। लोगों को पता हो कि यार ये इम्पोर्टेंट है, इस पे भी ध्यान दो। खाली लड़कों से हमारा देश आगे नहीं बढ़ेगा, लड़कियों को भी उड़ान भरनी पड़ेगी। तो फिर मैंने अपना एक छोटा-सा इनिशिएटिव लिया, अब धीरे-धीरे, धीरे करके इनिशिएटिव आगे बढ़ रहा है, और अभी पिछले वीक एक लड़की का मुझे मैसेज आया। मैंने एक वीडियो बनाया था हुँ, और उसको सोशल मीडिया पे डाला था। उस वीडियो में मैंने बस 1 मिनट का वीडियो था, उसमें मैंने ये बोला था कि पेरेंट्स के लिए था वो वीडियो, और पेरेंट्स को मैंने ये बोला था कि यार आप मुझे ये बताओ कि आप जो बोल रहे हो ठीक है कि भई लड़कियों को दूसरे घर जाना है, उन पे इतना खर्च मत करो, इतना मत पढ़ाओ, बट मान लिया चलो। बट आप ये बताओ कि क्या गारंटी है कि वो दूसरे घर जाके अपने सपने पूरे कर लेगी? पेरेंट्स का ये रहता है कि यार जो करना है दूसरे घर में कर लेगी। तो क्या गारंटी है? क्योंकि शादी के बाद ज लाइफ़ तो खत्म नहीं होगी। जर्नी तो चालू हुई है अभी, राइट। 20-25 साल ही तो हुए हैं, आगे की तो लाइफ़ पूरी बची है। उसमें हर चीज़ होगी, उसमें फाइनेंशियल स्ट्रगल भी होगा, उसमें लड़ाई-झगड़े भी होंगे, उसमें बच्चों को भी पढ़ाना होगा, उसमें हर चीज़ होगी।
तो अगर आपकी बेटी पढ़ी लिखी होगी, तो फाइनेंशियली सपोर्ट कर सकती है, जॉब कर लेगी वो, सपोर्ट कर लेगी। लड़ाई झगड़े हो गए, मान लो डाइवोर्स हो रहा है, ऐसी कुछ सिचुएशन आ रही है, उसको मैनेज कर लेगी या बेटर कम्युनिकेट कर लेगी सही ऑन बात इक्वल है। फुट। या आगे अगर बिल्कुल। बच्चों को भी पढ़ाना होगा तो उनको अच्छे से पढ़ा लेगी। तो आप सोचते हो कि यहाँ तक लाइफ है, आपका ही तो बच्चा है ना वो, आपका ही तो बेटा है, आपकी बेटी है। तो आप इतना क्यों सोचते हो? तो वो मैंने वीडियो बनाया था। तो उस लड़की ने ये वीडियो अपने पेरेंट्स को दिखाया होगा और उसका कुछ ऐसा चल रहा था कि उसको पढ़ाई के लिए कहीं जाना था, पेरेंट ने मना कर रखा था। तो उसने मैसेज किया कि ये वीडियो मेरे पेरेंट ने देखा और अब उन्होंने मुझे अलाउ कर दिया कि आप वाह! जाके पढ़ाई करो। तो मुझे लगा कि हाँ, कुछ तो इम्पैक्ट हो रहा है। बहुत बढ़िया, आप सोचते बहुत हो, छोटे-छोटे थीम्स उठा के एंड देन इतना इतना इम्पैक्ट पॉसिबल है। हमारा देश ऐसा है जहाँ पे इतने सारे ओपन पॉइंट्स हैं और कितना काम हो सकता है। तो अ, अभी तो आई एम श्योर और भी बहुत लंबी जर्नी बची हुई है। तो आपको अगर मैनिफेस्ट करना हो कि मैं यहाँ पे अपना प्रोफ़ेशनल करियर ले जाना चाहता हूँ, मेबी अगले 5 से 7 साल में, और आप जो बोलेंगे सच हो जाएगा। तो आप क्या बोलना चाहेंगे? प्रोफ़ेशनली तो मैं अपने बारे में बहुत ज़्यादा नहीं सोचता, बट मैं ये सोचता हूँ कि 2 चीज़ें सोचता हूँ। एक मैं ये सोचता हूँ कि अगर मैं लोगों के लिए एक ऐसी इंस्पिरेशन बन पाऊँ जहाँ पे लोगों का सेल्फ बिलीफ क्रिएट हो जाए कि यार मैं भी कर सकता हूँ। तो मैं मुझे लगेगा कि हाँ, आई हैव अचीव्ड समथिंग। दूसरा मैं ये सोचता हूँ कि अगर मैं और ऐसे लीडर्स क्रिएट कर पाऊँ इकोसिस्टम में, जो अगेन लोगों के लिए सोच रहे हैं, जो अगेन लोगों को अपलिफ्ट करने के बारे में सोच रहे हैं, तो आई विल फील सक्सेसफुल। पर्सनली मुझे बहुत ज़्यादा ऐसे फीलिंग नहीं आती कि मैं एक प्रोफेशनली और हुँ, अदरवाइज़ मैं कहाँ होऊँगा 5 साल में, 7 साल में। बट मुझे ऐसा लगता है कि बहुत कुछ करने के लिए है हमारे देश में और बहुत बड़ी नीड है। एजुकेशन इज़ द बिगेस्ट वेपन हुँ, you can use to become successful in life, to हुँ, live your dreams. So एंड उसके लिए बहुत सारे और लीडर्स की भी ज़रूरत पड़ेगी। शायद मैं अकेला नहीं कर पाऊँगा। मैं जितना कर रहा हूँ, वो कर रहा हूँ। बट अगर और बहुत सारे लोग ऐसा करने लगेंगे और बहुत सारे लोग सेम ड्रीम के साथ आगे बढ़ने लगेंगे, तो चेंज आने लगेगा। हुँ। उसके लिए आपकी कहानी, आपकी स्टोरी, आपके थॉट्स, ये सारा ऑडियंस के पास और पहुँचना ज़रूरी है ताकि लोग अनिल नागर को और पास से जानें। आई होप हमारे पॉडकास्ट से भी आज लोगों को वो मौका मिलेगा, जहाँ पे वो आपको जान पाएँ, आपके बारे में समझ पाएँ। जैसे आप सोशल चेंज की बात कर रहे हैं और आप कह रहे हो यही आपका विज़न है, कि मैं वो छोड़ के जाना चाहता हूँ। आपको लगता है एजुकेशन कंपनीज़ का ये एक फंडामेंटल रिस्पॉन्सिबिलिटी भी है कि सोशल चेंज लाना अदर देन बिज़नेस एंड बिल्कुल, बिल्कुल। सो अगर हम ट्रांज़ैक्शनल लेवल पे देखें, तो एजुकेशन कंपनीज़ जनरली ऐसे सोचती हैं कि हम बच्चे की हेल्प कर देंगे किसी एग्ज़ाम को क्लियर करने में। हुँ, मान लो हमारे यहाँ पे लोग यूपीएससी की तैयारी करते हैं। तो हमारे यहाँ से किसी ने तैयारी की तो उसका एग्ज़ाम क्लियर हो जाएगा, वो यूपीएससी में सेलेक्ट हो जाएगा। बट मुझे लगता है कि ये थोड़ा नैरो थिंकिंग वाला थॉट प्रोसेस है। एक्चुअल थिंकिंग शुड बी कि क्या हम बच्चों को सिर्फ़ एग्ज़ाम के लिए नहीं, जीवन के लिए तैयार कर रहे हैं क्या? लाइफ़ के लिए। वो लाइफ सोचना रेडी। बहुत ज़रूरी है कि एग्ज़ाम तो ठीक है यार, ये तो एक एग्ज़ाम है और भी एग्ज़ाम हो सकते हैं। बट क्या लाइफ़ के लिए बच्चा रेडी हो रहा है? क्या उसका थॉट प्रोसेस स्ट्रीमलाइन हो रहा है? क्या उसकी थिंकिंग इवॉल्व हो रही है और सही डायरेक्शन में इवॉल्व हो रही है? तो ये आई थिंक सारी एजुकेशन कंपनीज़ की रिस्पॉन्सिबिलिटी है हुँ, कि बच्चों को लाइफ़ के लिए रेडी कर रहे हैं। एग्ज़ाम तो क्लियर कर ही लेगा और आप करा भी दोगे। ये कैपेबिलिटीज़ बिल्ड हो गई हैं, बट हमें बियॉन्ड सोचना पड़ेगा। हुँ। बढ़िया, वी कम टू द फाइनल पार्ट ऑफ आवर पॉडकास्ट व्हिच इज़ कॉल्ड द रैपिड फायर राउंड। तो कुछ सवाल है जो आपको बस जो पहली चीज़ आपके दिमाग में आता है, वो जवाब देना है। यू आर रेडी? रेडी? ठीक है, चलिए एक लीडरशिप मिस्टेक आपको लगता है हर फाउंडर करता है? मैं सब कुछ खुद कर सकता हूँ। हुँ, फाउंडर्स का रहता है, मेरा भी शुरू में यही था। हुँ, सब कुछ आप खुद करना चाहते हो और आप यू डोंट ट्रस्ट पीपल कि हुँ। मुझसे अच्छा नहीं कर सकता वो। एक किताब या आइडिया दैट चेंज्ड योर लाइफ ऑन हाउ यू थिंक? अल्केमिस्ट। हुँ, अल्केमिस्ट से सेल्फ बिलीव क्रिएट हुआ था। हुँ, वहाँ से मुझे लगा कि यार आप अपने सपनों में बिलीव करते हो और उसके लिए आप यू आर विलिंग टू गो
आउट ऑफ द वे, आप मेहनत करने के लिए तैयार हो, तो आप कुछ भी अचीव कर सकते हो। एंड वंस यू बिलीव इन योर ड्रीम्स, देन द होल यूनिवर्स विल कंस्पायर यू टू गेट दैट इतनी शिद्दत से मैंने तुम्हें पाने की कोशिश की थिंग। है। वन ट्रेंड इन एजुकेशन पीपल आर ओवर हाइपिंग। मे बी क्विक लर्निंग, हम्म शॉर्टकट्स होते हैं कई बार। हम्म लोग बोलते हैं कि ये कर लो, 1 घंटे में कुछ हो जाएगा, 2 घंटे में कुछ हो जाएगा। ये यार अब एक सवाल रह गया था दिमाग में। क्लास 8 में मैथ्स में 0 आने के बाद आईआईटी निकाल लेना तो काफ़ी ड्रामेटिक शिफ्ट था। तो आपका थॉट है कि वो बस फ़ोकस का प्रॉब्लम था, राइट? एक ट्रेंड जो पीपल अंडर एस्टिमेट कर रहे हैं बहुत बहुत बड़ा है आपके हिसाब से? मे बी एआई इन हुँ, एजुकेशन, हुँ, इट विल ट्रांसफॉर्म एजुकेशन कंप्लीटली आपको लगता है? कमिंग टाइम्स। हुँ, हुँ। एक वैल्यू अनिल जो आप कभी कॉम्प्रोमाइज़ नहीं करेंगे? इंटीग्रिटी। हुँ। कभी ऐसा मौका आया है जब आपको लगा है कि ये बहुत इम्पोर्टेंट स्टेप है और मुझे इंटीग्रिटी इस मोमेंट पे रखना बहुत ज़रूरी है? हाँ, बहुत बार आते हैं। बहुत सारे ऐसे फेजेज़ आते हैं जहाँ पे बहुत मैटर करती है इंटीग्रिटी। इंटीग्रिटी, ट्रांसपेरेंसी, जो भी आप कर रहे हो, ऑनेस्टी टू दैट। हुँ, और आते हैं आपकी लीडरशिप में, तो टाइम टू टाइम आप डिसीजन लेते हो जहाँ पे अल्टीमेटली जब आप इंटीग्रिटी को ध्यान में रखते हुए डिसीजन लेते हो, तो वो डिसीजन हमेशा सही होता एक स्किल आपको जो लगता है अनिल हर बच्चे को सीखना चाहिए 2025 में? है। लर्निंग हाउ टू लर्न। मुझे लर्निंग हाउ लग टू लर्न। यस, मुझे लगता है लर्निंग इज़ एवरीथिंग, और आपको ये आर्ट सीखनी पड़ेगी कि कोई भी चीज़ कैसे सीखनी है। हुँ। ये तो पहली बार सुना है, वेरी इंटरेस्टिंग। आपको क्लैरिटी क्या देता है? कोई कोई हैक है? कोई मतलब चाय कॉफ़ी बहुत लोगों का होता है, बहुत लोगों का स्मोक ब्रेक होता है, बहुत लोगों का सेल्फ टाइम होता है। मेरे केस में सेल्फ टाइम, तो जनरली आई वॉक अलोन एंड काफ़ी सारे जवाब तभी मिलते हैं अकेले जब चलते अकेले। हुए। तो अभी भी मेरे घर के पास एक कॉरिडोर है जहाँ पे 1 डेढ़ किलोमीटर का स्ट्रेच है जहाँ पे मैं वॉक करता हूँ, एंड उसमें काफ़ी सारे आंसर्स मिलते हैं। मुझे पर्सनली लगता है ना आंसर्स हमारे अंदर वैसे है राइट। ही। इट्स जस्ट दैट हम वहाँ तक पहुँचते नहीं है कि आंसर निकाल पाएँ। आखिरी क्वेश्चन, सक्सेस आपके हिसाब से क्या है एक लाइन में? सक्सेस इज़ व्हेन यू आर एबल टू एलिवेट पीपल। सो फॉर एग्ज़ाम्पल इन माय केस, मुझे ऐसा लगता है कि मैं एक ऐसी जगह पे पहुँच जाऊँ जहाँ पे मैं लोगों को एलिवेट करके अपने पास ला पाऊँ, व्हेन आई थिंक ऑफ इट। कि आप मान लो, आप सक्सेस इज़, लेट्स से आप एक माउंटेन क्लाइंब कर रहे हो, तो आप पहुँच गए ऊपर, बट देन आप नीचे जो खड़े हैं उनको हाथ दे के ऊपर पुल कर रहे हो। इफ यू आर इन दैट पोजीशन, देन यू आर सक्सेसफुल। आजकल एक बहुत अच्छी किताब पढ़ रहा हूँ, द माउंटेन इज़ यू, जहाँ पे बताते हैं कि जो भी हमारे लाइफ में हो रहा होता है, उसमें सबसे बड़ा ऑब्स्टेकल हम खुद हैं। राइट। एंड देयरफॉर द माउंटेन इज़ यू। जो हमें बाकी दुनिया लगती है। तो ब्यूटीफुल वे ऑफ पुटिंग योर आंसर्स ऑल्सो। एनी वर्ड ऑफ एडवाइस फॉर योर ऑडियंस, आवर ऑडियंस, दैट यू वांट टू लीव विद देम? देखो, मैं सबको ये बताना चाहूँगा कि मेरा जो बैकग्राउंड है वो वैसा ही रहा है जैसा ज़्यादातर हमारे छोटे जगह से जो लोग आते हैं। एक गाँव से आता हूँ और पेरेंट्स पढ़े लिखे नहीं थे, काफ़ी बचपन में स्ट्रगल देखा है। लेकिन एक ही बात मुझे समझ में आती है लाइफ में, कि अगर आप आगे बढ़ना चाहते हो तो बढ़ सकते हो, कर सकते हो आप। तो ये सेल्फ बिलीफ होना बहुत ज़रूरी है। तो सभी को ये बोलना चाहूँगा कि यार, अपने अंदर विश्वास करो। आपके अंदर आंसर्स भी छुपे हैं, जैसा आप बोल रहे थे, सारे आंसर्स भी हैं, और सक्सेस भी आपके अंदर ही है। कुछ भी अचीव कर सकते हो, कुछ भी। आज की डेट में अगर मैं वापस जाऊँ, जब मैं गाँव में था, और देखूँ कि आज जहाँ मैं हूँ आज, तो मैं शायद बिलीव नहीं कर पाऊँगा कि कहाँ मैं पहुँच गया हूँ, कहाँ पहुँच सकता था। लेकिन वो हो जाता है, वो स्टेप बाय स्टेप हो जाता है। अभी हो सकता है आप सीधा ये ड्रीम ना देख पाओ कि आप एक बहुत बड़े मुकाम पर पहुँच जाओगे, लेकिन आपके सामने जो नेक्स्ट स्टेप दिख रहा है, एम फॉर दैट, वहाँ पहुँचो, फिर नेक्स्ट स्टेप टारगेट करो। बट आप कर सकते हो यार, सब लोग कर सकते हो। तो सेल्फ बिलीफ रखो, कॉन्फिडेंस से आगे बढ़ो, एंड यू कैन रीच आउट टू मी। आपको कभी भी लगे कि कोई गाइडेंस चाहिए, कहीं पे स्ट्रगल कर रहे हो, स्टक हो, डेफिनिटली यू कैन रीच आउट टू मी। थैंक यू सो मच अनिल फॉर कमिंग टू बर्ता इंडिया। सो देखो, मच। बीन एन एब्सोल्यूट प्लेजर। बहुत मज़ा आया आपसे बात करके। ऑडियंस के साथ मैं खुद भी काफ़ी इंस्पायर हुआ हूँ। एंड आपको दुनिया भर के बेस्ट विशेस फॉर टेकिंग अड्डा एजुकेशन टू द एक्सटेंट एंड सक्सेस दैट यू वुड वांट टू। थैंक यू सो मच। थैंक यू। थैंक यू।